देखिए, अगर एक क्रिकेट फैन होने के नाते मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी एक चीज है जिसे देख के आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो आप सबके जवाब अलग अलग जरूर होंगे। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों का यही जवाब आएगा कि जब हम रोहित और कोहली को एक साथ देखते हैं ना, तो दिल को अलग ही ठंडक सी मिलने लगती है। चाहे फिर वो साथ में बैटिंग करें, चाहे वो चलते हुए मैच में साथ में फील्डिंग करते वक्त गले मिले, या चाहे फंसे हुए मैच में वो आपस में कोई प्लान डिस्कस करें, उनका एक ही फ्रेम में साथ में एग्जिस्ट होना ही हमारी खुशी की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। लेकिन आज की कहानी आपको कुछ ऐसा बताने और दिखाने वाली है जो आपकी आंखों को शायद ना इससे पहले नसीब हुआ होगा और ना ही इसके बाद नसीब होगा, क्योंकि इस कहानी में रोहित और कोहली आपको क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वो करते हुए दिखेंगे जिसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, जिसे देखने के लिए आपको आज से 11 साल पीछे जाना होगा, साल 2012 में। तारीख थी 9 मई 2012। खेला जाना था आईपीएल सीजन का 54वां मैच मुंबई और आरसीबी के बीच। जहां आरसीबी के कप्तान विराट कोहली थे, तो वहीं मुंबई के कप्तान रोहित नहीं बल्कि हरभजन सिंह थे। टॉस होता है और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और बॉलिंग ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन, और आरसीबी की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करने आते हैं नन अदर देन स्विंग किंग जहीर खान। अब यूं तो हरभजन सिंह ने फ्रैंकलिन से ओपनिंग करा के एक दाव ही खेला था, लेकिन यह दाव दूसरे ही ओवर की दूसरी बॉल पे मुंबई पे भारी पड़ जाता है, जब फ्रैंकलिन विनय कुमार की बॉलिंग पे थर्ड मैन पे कैच दे पवेलियन लौट जाते हैं। पिच पे अगला नंबर आने का था द हिटमैन रोहित शर्मा का, जो आके 2 बॉल डॉट तो करते हैं, पर तीसरी ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल जाते हैं। मुंबई का स्कोर 1.5 ओवर में 2 रन पे 2 विकेट। मुंबई पूरे तरीके से बैकफुट पे। मुंबई के 2 विकेट आउट क्या हुए, स्कोर बोर्ड पे मानो कॉमा नहीं फुल स्टॉप ही लग गया। एक वक्त पे मुंबई का स्कोर होता है 5.3 ओवर में मात्र 13 रन का। इस कम रन रेट का सबसे बड़ा कारण होते हैं आरसीबी के बॉलर जहीर खान, जिन्होंने विकेट नहीं लिए थे, पर दूसरे एंड से उनकी बॉलिंग में एक रन भी निकाल पाना मुंबई के लिए असंभव हो रहा था। हालांकि पावर प्ले की बची हुई 4 बॉलों पे सचिन 2 जबरदस्त चौके जड़ मुंबई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 25 रन पे पहुंचा देते हैं। अब दिनेश कार्तिक और सचिन ने एक साझेदारी को गढ़ना शुरू ही किया था कि सचिन एक लंबे शॉट के चक्कर में हर्षल पटेल का शिकार बन जाते हैं। मुंबई का स्कोर 8.3 ओवर में 41 रन पे 3 विकेट। मुंबई का रन रेट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले 4 ओवर तक मुंबई की बैटिंग में बस एक ही चीज नजर आई, सन्नाटा और सन्नाटा। रायडू और कार्तिक ने 2 लंबे शॉट लगाए, सन्नाटे को तोड़ने का प्रयास तो करा, लेकिन तभी 14वें ओवर में रायडू भी हर्षल पटेल का शिकार बन गए। रायडू के जाने के बाद कार्तिक ने कुछ रन और जरूर जोड़े, पर वो भी मुरलीधरन की फिरकी में फंस 44 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल पवेलियन लौट गए। मुंबई का स्कोर 15.4 ओवर में 100 रन पे 5 विकेट। पिच पे अब मौजूद थे वेस्ट इंडीज के 2 सबसे तगड़े हिटर ड्वेन स्मिथ और केरॉन पोलार्ड। मुंबई उम्मीद कर रहा था कि बस ये दोनों आखिर तक टिक जाएं, क्योंकि इनका बल्ला अगर चल गया तो बचे हुए 26 बॉलों पे आराम से 60-70 रन जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ड्वेन स्मिथ को मुंबई की इन उम्मीदों को तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगा, जब उसने अगली ही बॉल पे मुरलीधरन की फिरकी के सामने घुटने टेक दिए। मुंबई का स्कोर 15.5 ओवर में 100 रन पे 6 विकेट। अब पिच पे पोलार्ड का साथ देने आए हरभजन सिंह। अब इसके बाद मुंबई का कोई विकेट तो नहीं गिरा, लेकिन कोई खास रन भी नहीं बने। वो तो पोलार्ड ने विनय कुमार द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में 2 लंबे छक्के जड़ दिए और मुंबई को 141 के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसमें हरभजन सिंह द्वारा जड़े गए 12 बॉल पे 20 रनों का भी अहम योगदान रहा।
खैर क्या ही फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि जिस आरसीबी की टीम के टॉप 3 ही क्रिस गेल, दिलशान और विराट कोहली हो, उस टीम के लिए 142 का टारगेट मानो ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन मुंबई को अपने बॉलिंग अटैक पे पूरा भरोसा था, क्योंकि जिनके पास आरपी सिंह, लसित मलिंगा, हरभजन सिंह, प्रज्ञान ओझा जैसे गेंदबाज हों, वो आसानी से हार मान जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि आरसीबी की शुरुआत भी काफी धीमी रही और पहले 3 ओवर में वो मात्र 12 रन ही जोड़ पाए। चौथे ओवर में गेल के बल्ले से 2 और 5वें ओवर में एक चौका जरूर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे 5 ओवर में मात्र 28 रन ही बना पाते हैं। पर अब भी आरसीबी के पास 10 के 10 विकेट हाथ में थे और आरसीबी जानता था कि टारगेट बड़ा नहीं है। विकेट हाथ में रहे तो रन रेट तो कभी भी बढ़ा लिया जाएगा। छठे ओवर में गेल के बल्ले से एक छक्का जरूर आता है, पर इस पिच पे रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। बाउंड्रीज मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पे दिलशान जब ओझा का शिकार बनते हैं तो आरसीबी का स्कोर 8.3 ओवर में मात्र 48 रन होता है, यानी जो रन रेट होता है वो 6 से भी नीचे होता है। दिलशान के द्वारा खेली गई 25 बॉल पे 19 रनों की धीमी पारी के कारण आरसीबी को अब भी 69 बॉलों पे 94 रनों की जरूरत थी। ये वक्त वो था जब मुंबई कठिन से कठिन सिचुएशन से मैच जीतने के लिए जानी जाती थी, तो वहीं आरसीबी आसान से भी आसान सिचुएशन से मैच हारने के लिए जानी जाती थी। 142 के छोटे टारगेट को चेस करने में जिस तरीके से आरसीबी को अपनी नानी याद आ रही थी, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन अब क्रिस गेल के सब्र का बांध टूट चुका था। 11वें ओवर में गेल ने ओझा को लगातार 3 छक्के जड़े और अपना 50 पूरा कर लिया। आरसीबी के लिए अब रिक्वायर्ड था 54 बॉल पे 66 रन। अब एक तरफ से जहां क्रिस गेल शो ऑलरेडी चालू हो चुका था, तो दूसरी तरफ से विराट कोहली शो का भी प्रीमियर शुरू हो गया था। कोहली ने 13वें ओवर में पोलार्ड की बॉल पे ऐसा छक्का मारा कि पोलार्ड की आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी, मानो किसी बच्चे से उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया गया हो। हालांकि बॉल और रनों का अंतर कोई बहुत कम नहीं हुआ था। आखिरी 6 ओवरों में आरसीबी को अब भी 45 रनों की जरूरत थी, पर आरसीबी के पास 9 विकेट बाकी थे। तो आखिर ये बॉल और रनों का अंतर कब तक कम नहीं होता। गेल ने पोलार्ड के अगले ओवर में एक चौका और छक्का जड़ रन रेट और पोलार्ड दोनों को उनकी औकात दिखा दी। भज्जी को जब लग गया कि अब इस मैच में किसी तरीके का चमत्कार भी कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने मैच का थर्ड लास्ट ओवर रोहित शर्मा को दे दिया। जब रोहित बॉलिंग पे आए तो आरसीबी को 18 बॉलों पे 16 रनों की जरूरत थी, पर अब जब मेन बॉलरों से कुछ नहीं हुआ तो रोहित से आखिर क्या ही हो जाता। रोहित शर्मा की तीसरी ही बॉल पे गेल ने छक्का जड़ मैच को पूरे तरीके से आरसीबी का बना दिया। लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ था। अब मैच में वो दृश्य देखने को मिलने वाला था जो ना उस दिन से पहले कभी देखा गया था और ना उसके बाद कभी देखा गया। रोहित शर्मा जब अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने आते हैं तो आरसीबी को जीतने के लिए जरूरत होती है मात्र 6 रनों की। बैटिंग पे होते हैं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। हाँ, सही सुना, बॉलिंग पे रोहित शर्मा, बैटिंग पे विराट कोहली। जैसे ही रोहित अपनी आखिरी बॉल फेंकते हैं, कोहली कदमों का इस्तेमाल कर बॉल को आसमान की लंबी यात्रा पे भेज आरसीबी को उस मैच का विजेता बना देते हैं। और ये आखिरी बार होता है जब दुनिया ने रोहित को कोहली के सामने बॉलिंग और कोहली को रोहित की बॉलिंग पे बैटिंग करते हुए देखा था। हालांकि तब ये दोनों कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे, ना कोहली क्रिकेट के किंग थे और ना ही रोहित क्रिकेट के हिटमैन। पर आज जब ये दोनों ही क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड्स हैं, ये मोमेंट हर किसी को भावुक कर देता है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप में से किस किस को ये मैच याद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से रोहित और कोहली में बेटर बॉलर कौन है, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे अगर आप क्रिकेट की दुनिया में गोते लगा के अपनी क्रिकेट की नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्रिकेट के कुछ ऐसे अनसुने राज और स्टैट्स और फिगर्स जानना चाहते हैं जो आसानी से किसी भी
क्रिकेट फैन को पता नहीं होते, जिनको जानने से अगर आप कहीं भी दोस्तों के बीच बैठेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आप बाकी सबसे बहुत ज्यादा जानते हैं। आप कोई भी ओपिनियन बनाएंगे तो आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा, और बेहतर ओपिनियन बनाने में क्रिकेट के किसी भी टॉपिक पे तो करना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जाना है, ज्वाइन करना है, जहां दिन में बीच बीच में ऐसी पोस्ट आती रहती हैं जो आपको क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी आपको कोई नहीं बता रहा होगा। तो पूरी शिद्दत के साथ बिना टाइम वेस्ट करे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा। ऐसे ही क्रिकेट की स्टोरीज आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी जैसा मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।